इंजीनियर विष्णु प्रसाद बराल। बराल जी, इस समय नेपाल में एमसीसी को लेकर के उथल पुथल जो चल रहा है उस पे आपका विचार क्या होगा? ओम नमः श्री बुधाय नमः। ऐसा है, अब आपका जो नेपाल में जो एमसीसी लेके अभी उथल पुथल चल रहा है, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि नेता लोग ने घूस ले लिया है 50-55 अरब रुपया। तो वो घूस को इधर वापस करना पड़ेगा, नहीं तो एमसीसी पास करना पड़ेगा। एक मुद्दा बना हुआ है। अगर वो पैसा वापस नहीं करते हैं, उन लोग ने जो भ्रष्टाचार के तहत लिया हुआ है, तो वो पैसा वापस नहीं होगा तो एमसीसी पास करा के छोड़िए। एमसीसी का ये कहना है, ये मिली है। क्योंकि मैंने पिछला जो बाइडेन को एक पत्र जारी किया था, वो पत्र में उसके बाद में मैंने सिंगपिंग जी को एक पत्र जारी किया है। तो ये पत्र के हिसाब से अभी मैं पूरा यूएन में पत्र जारी करने जा रहा हूँ। ये भ्रष्टाचार अपना स्वार्थ के लिए पैसा लेके देश को बिक्री करने जा रहा है। इस टाइप का नेता को क्या कहना चाहिए यूएन की तरफ से? यूएन से हम जवाब मांगेंगे। यूएन से अभी फातिमा जो वहाँ पे एमसीसी के उपाध्यक्ष है, वो यहाँ नेपाल में भ्रमण करने के लिए आई, लेकिन यहाँ पार्लियामेंट में हंगामा मच गया उस बिल को लेकर के कि बिल पास होने जा रहा है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, फातिमा आना जो है, वाइस प्रेसिडेंट जो आना जो था, वो आपने पैसा लगाया था। वो पैसा तुमने इतना घूस खा के ब्राइब्स लेके हमसे तुम बिल पास करने का बदलो, बिल पास करने के नाम में इतने पैसे तुम लोग ने हड़प चुके हो। इधर तुम पैसे वापस करो, नहीं तो बिल पास करो। ये वाइस प्रेसिडेंट का कहना है। दबाव बनाने जा रही थी, लेकिन उसमें इसीलिए वो लोग वाइस प्रेसिडेंट जाते, वो दिखावा करने के लिए संसद में हंगामा मचा गया है। क्योंकि सबको तो नहीं मिला, इसमें कुछ पर्सन को मिला है, सारे के सारे नेता को नहीं मिला। सबसे ज्यादा मिलने वाला देवबा है, केपी ओली को भी मिला है। ऐसा नहीं आज केपी ओली दूध का धुला हुआ है, और सारे नेता को मिल चुका है। ये मिलने के वजह से ये लोग पास करने चाहता है। और इसको हमने एक पत्र जारी किया है आपका जो आइडेन को। जब हमने पत्र जारी किया था जो आइडेन को, और उसके बाद में हम सिंगपिंग को भी पत्र जारी किया है। अब हम पूरा इंटायर यूएन को पत्र जारी करने जा रहा हूँ कि घूस लेके, ब्राइब्स लेके एक देश को बेचने जा रहा है। इसको नेता कहेंगे ना, इसको देशद्रोही कहेंगे ना, इसको आपातकाल इमरजेंसी लगाने का समय आएगा ये कहेंगे। इसका मैं एक सुझाव लेने जा रहा हूँ। सुझाव के बाद में आगे एक्शन करा करेंगे। नेपाल विकास पुनर्स्थापन मंच की तरफ से मैं एक अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, संस्थापक अध्यक्ष हूँ, उसके नाते मैं इनका एक ये लेंगे, सलाह लेंगे, मशवरा लेंगे, इनका राय लेंगे। अगर ये लोग बोलते हैं कि हाँ इसको आपातकाल लगाना पड़ेगा, नहीं तो नेपाल में इधर आपातकाल लगा इमरजेंसी खड़ा करना पड़ेगा, और दूसरा वर्ल्ड वार होना होगा तो नेपाल से ही होगा। ये दो चीज तय है, क्योंकि ये नेता को पैसा चाहिए, भ्रष्ट करना है। तो इन्होंने पैसा लेके देश में इतना बड़ा घात, राष्ट्रघात समझौता लेके आ रहा है, ये कल्पना को ही नहीं कर सकता है। इस समय कम्युनिस्ट पार्टी खुल करके सामने आ गई है विरोध के लिए। वहाँ पे हिंदू संगठन भी सड़कों पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस समय क्या आपको लगता है कि ये अमेरिका और चीन की शाह और मात की खेल है? ऐसा है, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी अभी तो बाध्यता हुआ है, जब जनता विरोध में हो गया, जनता सड़क में उतर गया है, युवा सड़क में उतर गया है, देश में इतना बड़ा एक हंगामा बवाल मचा हुआ है, वो तो दिखाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी सामने आ रही है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का भी अंतरात्मा से बोल रहा है कि बिल पास करें, क्योंकि केपी ओली जी भी जब प्रधानमंत्री थे तो क्यों खारिज नहीं किया? मेरा कहना ये है, अगर केपी ओली जी बिल को नहीं चाहते थे, बकाये में वो उनका जनता के हित में नहीं है, अगर केपी ओली जी नहीं चाहते तो उस टाइम उन्होंने क्यों खारिज नहीं किया अपने समय में? क्यों उन्होंने ये बिल को ये खारिज कर दो, ये हो ही नहीं सकता, इसको डिसमिस करो, ये क्यों डिसमिस नहीं कराया? मेरा ये कहना है, क्योंकि उनका बहुमत था, उनका मेजोरिटी था, उन्होंने तो सब कुछ काम किया, तो वो क्यों नहीं किया? मेरा यह कहना केपी ओली जी से है। और देवगा जी का तो कोई देवगा जी को तो कहने का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी लिया है। वो मेन आदमी वही है, जब वो प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे, और ज्ञान बहादुर कार्की तत्कालीन वित्त मंत्री रहे, तो अमेरिका में जाके साइन किया है, हस्ताक्षर किया है, तो उनको तो वो तो डायरेक्ट इन्वॉल्व है। तो नेपाल हिंदू पुनर्स्थापन मंच के द्वारा आप इस पे क्या अपना वहाँ आंदोलन जारी रखेंगे, क्या करेंगे? ऐसा है, आंदोलन देश में जारी है। हाँ, युवा सड़क में उतार चुके हैं,
आज एक्टिव युवा नेपाल में ज्ञानेन्द्र साई उभर के आ रहे हैं। ज्ञानेन्द्र साई ने अपना जान जाए लेकिन वचन न जाए के तौर पर बाजी लगा के अपना जान का और युवा का बाजी लगाते हुए देश के सामने, नेता के सामने ज्ञानेन्द्र साई आ चुके हैं। उधर रवि लम्छिने जी एक युवा विद्वान, महाविद्वान आदमी है, उन्होंने भी उनका अपना प्रयास जो सारे युवा लेके वो भी लाग चुके हैं और बाकी हिंदूवादी भी लाग चुके हैं। तो संपूर्ण युवा और देश में एक्टिव एनजीओ है, सब आगे बिल के और विप्लव था जो माओइस्ट चंद्रनगर पार्टी में थे, वो भी आज इस बिल के विरोध में उतर चुका है। तो इसलिए हमको ये नहीं लगता है कि ये लोग जो दिन बिल पास होगा उस दिन आपातकाल घोषित करा के ही छोड़ेंगे युवाओं से। आप अभी विप्लव की नाम लिए, विप्लव खुल करके ओली को क्लीन चिट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हो रहा है सही हो रहा है। नहीं, विप्लव भी एमसीसी के विरोध में उतरा है, विरोध में उतरा है, लेकिन दूसरे तरफ वो सपोर्ट भी कर रहे हैं ओली को। नहीं, वो देखिए, अभी हमारा मुद्दा है अब किधर सपोर्ट कर रहा है किधर नहीं कर रहा है, वो अभी हम सेकेंडरी में जाएंगे। हम प्राइमरी हमारा मुद्दा है देश का, एमसीसी देश में हम लागू होने नहीं देंगे, ये हमारा प्राइमरी मुद्दा है। उसके बाद में हम विप्लव से भी बात करेंगे कि ओली को किस क्लीन चिट दे रहे हैं और नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका क्या विचारधारा है देश के प्रति, जनता के प्रति, वो भी हम उनसे बराबर इसको प्रस्ताव करेंगे और बातचीत करेंगे, उसका छलफल हो जाएगा इस चीज से। लेकिन अभी जो एमसीसी है ये, क्योंकि नेता पैसा खा चुके हैं, देश बेचने का जैसा, अपना खुद का संपत्ति बेचने का जैसा देश बेचता है। ये अमेरिका को केवल नेपाल को ही मुद्दा नहीं बनाया है, 50 छोटे छोटे देशों को बना रखा है और 50 देशों में एमसीसी प्रवाहित करने के लिए उसका पुरजोर कोशिश है। नहीं, ऐसा तो है, नेपाल से शुरुआत है विरोध का। ऐसा है, अमेरिका कौन देश में चालू करे, लागू करे, कौन देश में लागू नहीं करे, ये बात की बात है, वो हमारा टिप्पणी नहीं है उसमें। हमारा टिप्पणी यहाँ तक है, लिमिटेशन है, सीमित है, हमारा एक लिमिटेशन है और पैरामीटर है। पैरामीटर में रहते हुए अपना दर्जा में रहकर हम नेपाल में लागू नहीं देंगे, क्योंकि जो अमेरिका का एमसीसी मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन का जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एजेंडा है वो जनता का फेवर में नहीं है, जिसके कारण आज देश में बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा और नेपाल से ही थर्ड वर्ल्ड वॉर होएगा, ये कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये समझा जाए कि इंजीनियर विष्णु बराल नेपाल हिंदू राष्ट्र के द्वारा विरोध वहाँ पे ना कायम रखेंगे? नहीं, कायम क्या, हम तो अभी यूएनओ में देखिए जो वाइडिंग को हम ऑलरेडी पत्र जारी किया है, आप लोगों को मैंने फेसबुक में डाला हुआ है, आप लोग ने देख चुके हैं। अभी हम चाइना को भी लिख चुका है और हम यूएनओ को लिखने जा रहे हैं, 205 कंट्री को लिखने जा रहे हैं, क्योंकि ये काम मेरा नहीं था, नेपाल सरकार का था। नेपाल सरकार खुद भ्रष्ट में लुप्त होके पैसा लेके काम करता है, तो फिर एनजीओ को आगे आना पड़ता है। और इंटरनेशनल में आज हमारा जो काम कार्यरत जो संस्था है वो हमारा हिंदू राष्ट्र का संस्था है, इसलिए हमारा एक जिम्मेदार बनता है, इसलिए हमारा एक मौलिक अधिकार भी है कि हम लिखना बहुत अति आवश्यक है और हम लिखेंगे, सबसे हम जवाब देंगे कि भाई इस पे क्या करना है, आप लोग सुझाव दो। उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे फिर नेता के ऊपर, ये नेता का काम है और नेता नहीं। उसके बाद भी ये पत्र जब हमको जवाब मिल जाएगा 205 कंट्री से, तब तो फिर नेता को तो हम छोड़ेंगे नहीं, उस टाइम में नेता को हम भी कटखड़ा में खड़ा करेंगे, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचार पैसा लेके देश का समझौता करने जा रहा है। अगर बिना पैसा समझौता करने तो एक बात होता है, पैसा लेके भ्रष्टाचार करने का क्या मतलब है? तो इसीलिए नेता, हम नेता नहीं कहलाता है इनको हम कहता है भ्रष्टा, ये भ्रष्ट हो चुके हैं। और सभी, और उधर में एक टिप्पणी देता है, केपी ओली जी का एक टिप्पणी आया है, उन्होंने बोल रहे हैं कि ये जनता को भ्रम में डाल दिया, जनता पढ़ा नहीं है, वो इसका एजेंडा को एमसीसी का इसलिए विरोध कर रहे हैं, उनको भ्रम में फैला दिया उनका कहना। और एक बार वो कभी बोलते हैं वही केपी ओली, नहीं इसमें तो ये विरोध करना है, इसको तो नहीं होना है देश में, ये बोलते हैं। मतलब उनका डबल रोल है, ट्रिपल रोल है, उन रोल में चला जाएगा, इसलिए उनको विश्वास करना नामुमकिन है। और देवबा तो डायरेक्ट है और उल्याने वाला है वही है, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री रहा है, तब क्या ही उनका किया हुआ काम है ये, इसलिए उनको तो कहने का कोई मतलब ही नहीं है। और रामशरण महत जो बोलता है कि अगर हम इसको करते हैं तो नेपाल में रोजगार के लिए युवा बाहर जाने की जरूरत नहीं,
तो आज तक देश में, मेरा कहना ये है, आज तक देश में 50 समझौता हो गया ऐसा, इस राष्ट्रघाती समझौता, तो युवा क्यों अभी भी बाहर जा रहा है? रामशरण महत बताए, खुल के आगे आए, क्यों चुप चुप के बोले, इंटरनेशनल में आए, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में आगे बोले, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में आगे बोले, रामशरण महत ये बोले ये राष्ट्रघाती काम करने के लिए और जनता को गुमराह करने के लिए आपने खाली वहां में बैठ के नहीं चलेगा। अंतरराष्ट्रीय लेवल में आगे बोले हमारा ये आएगा तो हमारा युवा को बाहर जाने की जरूरत नहीं। तब हम डाटा बताएंगे, डाटा इनका क्या कहना है, इनका करतूत क्या है, करनी क्या है, कथित करनी और करनी में फर्क है इनका। तो इसीलिए वो भी गुमराह कर रहे हैं। ये कोई कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि पैसा खाया है, पैसा बोल रहा है, बस पैसे के बल पे। हाँ, पैसे के बल पे सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए एक्टिव युवा और आगे निकलना जरूरी है और सारे अधिकारी को भी बाहर आना जरूरी है और सारे अधिकारी को फाइल बंद कर देना है एमसीसी का, ये मैं आग्रह करना चाहता हूँ। क्योंकि अधिकारी को जबरदस्त अपना नौकर समझता है, हो ही नहीं सकता। अरे जनता का नौकर हो सकता है, इनके नेता का नौकर हो ही नहीं सकता है। और ये नेता कहाँ से बन गया? जनता वोट दिया तब तो नेता बन गया, अगर वोट ही नहीं देता तो कहाँ से नेता बनता? पर्चा ही रहते। तो इनका समाज में नहीं है, इनके पास दिमाग नहीं है, इनके पास चेक करने का, एग्जामिन करने का कैपेसिटी नहीं है, टेक्निकल नो हाउ पता ही नहीं है क्या है। तो इसीलिए ये लोग ने देश बेचने का काम करता है, राष्ट्रघाती समझौता करता है, पैसा लेता है। आप एक मेडिकल सीट दे दीजिए, आपको एक साइन कर देगा, खत्म। इनको कोई सोचना नहीं है आगे पीछे। ये उनके बच्चे के लिए एक मेडिकल सीट फ्री दे दीजिए, वो एक कहीं भी साइन करवा लीजिए। इस तरीके का नेता से देश नहीं चलेगा, ना देश रहेगा, ना देश में विकास होगा, ना देश में युवा प्रोत्साहित होगा। इस तरह का नेता से कुछ सोच उम्मीद नहीं कर सकता। थैंक यू।